आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। जनता की बात और जनता की भावनाएं, आकांक्षाएं अभी के मंचों पर पहुंचाते हैं, उससे हमारे लोकतंत्र को ताकत मिलती है और समस्याओं का समाधान भी होता है। ये आवश्यक भी है कि विकसित भारत 2047 के लिए हम संवाद सेतु के माध्यम से लगातार विषयों को जानें और उन विषयों को आगे बढ़ाएं और समाधान की तरफ ले जाएं। आपको जानकर एक सुखद हर्ष है कि 2024 में श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी को भारत की जनता ने एक ऐतिहासिक जनमत दिया। उस जनादेश के माध्यम से विकसित भारत 2047 का जो सपना है उसको लेकर 24/7 बाय 2047 एक मिशन चला है और हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता तो हैं ही, लेकिन उसके साथ ही साथ आम नागरिक और जितने सज्जन शक्ति है देश की, वो सभी विषयों को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और विकसित भारत 2047 का जो सपना है उसमें हम सभी स्टेक होल्डर के रूप में जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि विरासत के साथ विकास का जो दौर अभी चल रहा है उसमें हम गर्व कर सकते हैं। सभी विषयों को लेकर समाधान होता चला जाता है और राजस्थान में जो सरकार है माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के रूप में एक समन्वय के साथ जो केंद्र की योजना है, केंद्र के जो संसाधन है उसको किस तरीके से राज्य के विकास के लिए आगे लाया जाए, उसको लेकर काम किया जाए, उसको लेकर तेजी से काम हो रहा है, जिसमें ARCP अपने आप में बहुत बड़ी योजना, लगभग 40,000 करोड़ की योजना और इसके साथ ही साथ मेवाड़ वागड़ की समस्याओं का भी समाधान इसमें होता चला जा रहा है। यहाँ के विरासत के साथ विकास को लेकर जब बात करें तो मेवाड़ सर्किट को लेकर 100 करोड़ रुपए और देवास, साबरमती, जाखम का पानी रेशम के साथ कनेक्ट करना, ये सारे विषय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें सामाजिक समूह के रूप में यदि देखें तो सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी अवधारणा को लेकर काम हो रहा है, जिसमें SC, ST, OBC, वंचित, ग्रामीण, महिला, मजदूर, युवा, सारे जितने भी सेगमेंट हो सकते हैं सभी को लेकर विकास के काम हो रहे हैं। कुछ बड़ी उपलब्धियां भी हैं। आपको ध्यान है कि भारत माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है और बड़े लंबे समय से जो देश की एकता को लेकर कुछ विषय थे जो हानिकारक थे। धारा 370 भारत की अस्मिता का बड़ा पर्यायवाची, राष्ट्र मंदिर के रूप में प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण, 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क अन्न देकर ताकत देना ताकि पोषण की जो आवश्यकता है वे सारी पूरी हो सके, 25 करोड़ से अधिक गरीबों को बहुत क्रिटिकल ढंग से गरीबी में जो जी रहे थे उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालना, ये सारे जो विषय हैं आप सभी के सामने आ चुके हैं। ये सारी उपलब्धियां हैं, इसको लेकर जनमत पूरा नरेंद्र भाई मोदी जी के समर्थन में आता चला जा रहा है। हम सभी सोच रहे हैं कि ये बात बहुत बड़ी है और ये बात लगातार होती चली जाएगी। हम जब बात करें तो मेवाड़ में पिछले 1 वर्ष में हमने भी प्रयास किए, माननीय फूल सिंह जी वैसा और यहाँ के जितने MLA साहबान हैं, माननीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब और मिलकर कुछ विषयों को आगे बढ़ाया, उनका समाधान हुआ है। करीब 100 करोड़ रुपए सड़क सुरक्षा को लेकर हमने एक विषय चलाया, वो समाधान हो गया, उसका पैसा आ गया, टेंडर हो रहा है। जाखम का पानी किस तरह से जैसलमेर के साथ कनेक्ट और आगे जहाँ अभाव है पानी का वहाँ उनको जोड़ना, DMF को लेकर बहुत काम हुए। दरियावत में 6 करोड़ रुपया तो हमारे प्रयास से हम लोगों ने वहाँ स्कूलों में स्वास्थ्य के जो सेवाएं हैं उनको लेकर आगे किया है और वो सारी बातें होती चली जा रही है। और उदयपुर में भी लगभग 350 करोड़ के DMF के प्रोजेक्ट्स अलग अलग जगह पर, कहीं राजनीतिका को लेकर, कहीं पानी की आवश्यकता को लेकर, कहीं कुएं गहरे करने को लेकर, कहीं पुलिया सड़क को लेकर सारे काम हो रहे हैं और लगभग 220 से अधिक अतिरिक्त कक्षा तक विद्यालयों को दिए। तो सोचा यह है कि विद्यार्थी, किसान, युवा, महिलाएं सभी को लेकर जो आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में वे सारी पूरी हो। हमने ये भी प्रयास किया है कि 2 संसदीय संकुल बनाकर जो पलायन रोजगार आगे बढ़ने को लेकर है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो कहा है कि 24/7 उपलब्ध रहना है 2047 तक, ताकि समस्याओं का लगातार समाधान हो। ये सारी बातें अपनी जगह पे बहुत बढ़िया है। हमने एक विषय और चलाया है, जनजातीय क्षेत्र में एक विषय जो है बहुत लेट ध्यान में आया कि एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ये अंग्रेजों का नैरेटिव था। एंथ्रोपोलॉजी भारत में जब आया तो इस बात को लेकर आया था कि इसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ कैसे कनेक्ट करें, अर्थात जानवरों का जहाँ अध्ययन होता है उसका एक उप शाखा के रूप में एंथ्रोपोलॉजी लाया गया। जब हमने IIT
दिल्ली के प्रोफेसर विवेक जी ने उनके साथ में चर्चा की, तो ध्यान में आया कि इस सब्जेक्ट को इसलिए लाया गया था कि शेष भारत से जनजातियों को अलग किया जाए। तो हमने ये भी प्रयास किया कि एंथ्रोपोलॉजी जो शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाया जा रहा है वो अलगाव को लेकर है, और अलगाव कैसा है, जनजातियों को छोड़कर शेष समाज को सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाता है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी केवल जनजाति में पढ़ाया जाता है, ये ठीक नहीं है, ये अमानवीय है। तो हमने एक ये प्रयास किया है कि एंथ्रोपोलॉजी धीरे धीरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रम में आगे बढ़ते हुए आगे जाकर ये खत्म होगी कि ये अंग्रेजों का नैरेटिव है और एकदम जनजातियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखता है। ये सारी बातें तो अपनी जगह पर हो रही। हमने एक ये भी बात की है कि सलूमर का जो जिला है वो कई बार चुनाव और राजनीतिक क्षेत्र में लगातार ये समीक्षा में आ रहा था कि जिला खत्म होगा या बचेगा। हमने जोर शोर से जन आंदोलन खड़ा किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को कन्विंस किया, वो ध्यान होगा कि सलूमर जिला यथावत रहा। ये सारी बातें अपने जगह पे हैं। सलूमर में मेडिकल कॉलेज, बाकी जवाब विद्यालय, सारे विषय तो आगे धीरे धीरे आएंगे। हम लगातार इस विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक विषय शायद आपके सामने आया होगा, आदिवासी हिंदू नहीं है ऐसा एक नैरेटिव लगातार चल रहा है। हमने लोकसभा के पटल पर इस विषय को रखा। भारत सरकार ने संवैधानिक तरीके से द सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 का रेफरेंस देकर ये कहा कि उसमें जो परिभाषा दी गई है वो आदिवासी हिंदू है, हिंदू परिभाषा में है। ये बात बहुत तेजी से पूरे देश भर में फैली, क्योंकि कुछ लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, वो ऐसा एक नैरेटिव चला रहे थे और उन पर एकदम स्पष्टता आने के बाद समाज उनके खिलाफ खड़ा हुआ। आदिवासी हिंदू है या नहीं है ये कोई राजनीतिक क्षेत्र का कोई व्यक्ति देख रहे हैं, आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ लोग नैरेटिव चला रहे थे, उनके गाल पर एक थप्पड़ पड़ा है और वो सरकार के जवाब से आया। उससे समाज का जो आत्मबोध है, अस्मिता है, उसको लेकर बहुत स्पष्टता आई। मुझे लगता है इसमें झारखंड से लगाकर नॉर्थ ईस्ट और पूरे भारत में ये खबर, ये प्रश्न का जो जवाब आप सभी ने जो मीडिया में छापा था और उसके माध्यम से वो जो कटिंग की गई, उससे एक बहुत बड़ी स्पष्टता आई है। और कुछ लोग जो एक गलत नैरेटिव फैलाते हैं वो ध्वस्त हुआ है, लेकिन बातें यहाँ रुकती नहीं है। जब सारी चीजें हो रही हैं तो जनता देखती है कि क्या चीजें करनी। विगत दिनों में पंचायती राज के उपचुनाव हुए पूरे राजस्थान भर में। अब देखा होगा कि टोटल 36 जगह पे चुनाव हुए, इसमें से भाजपा 27 स्थानों पर जीती है। और मेवाड़ वागड़ की बात करें तो हम सलूमर नगर पालिका में चुनाव जीते हैं, सेवारी में भी जीते हैं और आसपुर में हम बहुत अच्छे मतों से जीते हैं। लेकिन मजेदार बात आसपुर की ये है कि वहां बीएपी के कैंडिडेट को 12 वोट मिले थे। ऐसा ध्यान में आता है कि जो गलत बात करने वाले लोग हैं और इस तरह की अफवाह बनाने वाले लोग हैं, वे परास्त होते चले जा रहे हैं। एक उदाहरण और आपको बताऊं, मोटा गांव इसमें घाटोल में एक उपचुनाव हुआ था, कभी भी वहां बीजेपी नहीं आई। वहां 510 मतों से बीजेपी जीती है उस सीट को, और ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐसा लगता है कि जनमत को लेकर और ये सारी बातें हैं उसको लेकर बहुत तेजी से एक माहौल बनता जा रहा है कि हाँ, भाजपा की सरकार, भाजपा के कार्यकर्ता और एक राष्ट्रवाद का जो भाव है उसको लेकर समस्या का समाधान करने वाला यदि कोई है तो भाजपा है। ये बात बहुत तेजी से लोगों के बीच में गई है। एक बड़ा प्रश्न इस अनुसूचित क्षेत्र वाले एरिया में और हम सभी यहाँ बैठे हैं मेवाड़ में बहुत तेजी से चला है, डिलिस्टिंग को लेकर। डिलिस्टिंग का आशय यह है कि किसी को किसी सूची से बाहर किया जाए। तो डिलिस्टिंग जो है वो एसटी की परिभाषा को लेकर, उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ देश के 22 राज्यों में, लेकिन मेवाड़ में भी सभी जिलों में ये हुआ। करीब 17 जिलों में जिला स्तर की रैलियां हुई और ब्लॉक लेवल पर नीचे समाज खड़ा हुआ है। समाज के उस आवाज को हमने सदन के पटल पर रखा है, बातें तेजी से चली हैं, लेकिन इसमें सबसे कीमती विषय यह है कि एससी में जब माइनॉरिटी जो धर्मांतरित होकर इस्लाम या ईसाइयत में चला गया वो एससी नहीं रहता, फिर एसटी में ऐसा क्यों है? क्योंकि एसटी में आज भी जो धर्मांतरित हो चुका है वो डबल लाभ ले रहा है, वो माइनॉरिटी भी कहलाता है और वो एसटी भी है। उसकी वजह से एक अध्ययन एक सांसद हुए हैं डॉक्टर कार्तिक उरांव, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था 1970 के दशक में, लेकिन कांग्रेस की तत्कालीन सरकार इंदिरा गांधी जी ने उनको बहुत अपमानित किया, उनको व्हीप का उल्लंघन करने पर उनको बाकी सारी चीजें की, लेकिन उसके बाद उन्होंने आवाज सदन के पटल पर रखी और बहुत तेजी से आगे बढ़ी। वो बात तो समाज को समझ में आया कि हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिसपे सोचना चाहिए, कोई कानून पार्लियामेंट बनाए और पार्लियामेंट जब कानून बनाएगा तो जो धर्मांतरित होकर माइनॉरिटी हो गए वो उनको वही रहे, वो एसटी में नहीं कहलाएंगे जैसा कि एससी में नहीं है। तो एक तरीके से जो डिलिस्टिंग मूवमेंट है वो एसटी
एसटी की परिभाषा से माइनॉरिटी को बाहर निकालने वाला विषय है, ताकि जो जहां है वो गौरव के साथ रहे। ये विषय तो है, लेकिन वागड़ और मेवाड़ में एक बीएपी ईटीपी इस नाम के एक संगठन काम करता है, राजनीतिक तौर पर वो आगे आया है। उन्होंने जनजातियों के संवैधानिक हक वाले इस विषय को लेकर एकदम विरोधाभासी बयान दिया है, और उनका ये कहना है कि माइनॉरिटी एसटी में रहना चाहिए। मुझे लगता है उनका मानसिक दिवालियापन इसमें है, और मुझे ये भी समझ में आता है, दो तीन बातों को कनेक्ट करते हैं। वो एक चर्च का एजेंडा चलाते हैं, और वो एजेंडा जो चलाते हैं वो ये कहते हैं कि आदिवासियों को अलग धर्म कोड चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि आदिवासी एक अलग धर्म है। तो ये दोनों विषय जब थोड़ा अकादमिक तौर पर साहित्य में जाते हैं तो ध्यान में आता है कि अलग धर्म कोड का जो विषय है वो द कैथोलिक चर्च ऑफ रांची का विषय है। तो ये चर्च का एजेंडा है, ये आगे बढ़ाते हुए दिखते हैं। दूसरा, ये आदिवासी अलग धर्म में ऐसी बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि पादरी वेरियर एल्विन जो 1950 के दशक में भारत में आया था एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में, और वो पादरी था, उसने धर्मांतरण का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चलाया था, और तत्कालीन जो केंद्र की सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार, उनका समर्थन प्राप्त था, उनके साथ भी ये खड़े हुए दिखते हैं। तो ऐसा ध्यान में आता है कि एसटी की परिभाषा से माइनॉरिटी को यदि बाहर निकालते हैं तो केवल माइनॉरिटी की राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो बीटीपी और बीएपी है। ये एक तथ्य के साथ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान में आया है कि ये जो सारा विषय है, जब एससी की परिभाषा में माइनॉरिटी नहीं है तो एसटी में क्यों समाज जागरूक हो रहा है। लेकिन बेशर्मों की तरह डूंगरपुर बांसवाड़ा में एक सांसद है राजकुमार रोत, वो लगातार डिलिस्टिंग मूवमेंट का इसमें आलोचना करते हुए बाकी सारे लोग जो हैं वो इसमें दिखते हैं। ऐसा लगता है कि आदिवासियों को संवैधानिक हक मिलने का एक क्षण आया, एक घड़ी आई है, उसमें बीएपी इसका विरोध करती हुई नजर आती है। दूसरा ये भी आया कि 17/6/2000 अभी 25 को एक जानकारी मुझे मिली कि डूंगरपुर में वहां के सांसद राजकुमार रोत के दबाव में आकर कलेक्टर ने जो दिशा कमेटी है उसकी बैठक केवल 2 दिन की अवधि में रख ली। जरूरी है केंद्र का जो निर्देश है, और केंद्र सरकार ने ये कहा है कि कम से कम 15 दिन की अवधि मिलनी चाहिए। जब ये तथ्य हमने उनके कलेक्टर के सामने रखा तो दिशा की बैठक स्थगित हुई। लेकिन वहाँ के जो सांसद है राजकुमार जी, वो तो ये मानते हैं कि संविधान के ऊपर वो है और बाकी सारी चीजें वो अपने हिसाब से कराएंगे। मुझे लगता है एक व्यक्ति संविधान की अवहेलना करता हुआ नजर आता है, और भारत सरकार के जो नियम है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आता है। अभी भी अपने अहंकार में सभी व्यवस्थाओं को खत्म करके अपने आप को ये मानता है कि ऑटोनोमस बॉडी है और वो शायद देश के संविधान और व्यवस्थाओं से ऊपर है। मुझे लगता है इस बात की आलोचना होनी चाहिए, और ये बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन एक ये भी ध्यान में आता है कि हम सभी संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और विरासत के साथ बात करने वाले लोग हैं, और भारत माता की जय की बात करते हैं, और जय श्री राम बोलने वाले लोग हैं, राम नाम बोलने वाले हैं, जैसा कि स्वाभाविक रूप से समाज और क्षेत्र बोलता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है तो थोड़ा ध्यान में ये आता है कि उसको संविधान के नियम है, उसको दायरे में रहना चाहिए। समाज का सामान्य अनुशासन है, शासन के सामान्य नियमों की पालना करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी इसको नहीं मानती। चलिए, वो उनका अपना मामला है कि संविधान के ऊपर वो मानते हैं। एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूँ, हम जिस राजनीतिक दल से आते हैं वो राजनीतिक दल वो है जिन्होंने 1999 में स्वाधीनता के लगभग 52 वर्ष बाद जनजातियों के अधिकारों के लिए केंद्र ने सबसे पहले 1999 में जनजाति कार्य मंत्रालय गठित किया। तो ये भाजपा को श्रेय जाता है कि जनजातियों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है। दूसरा ये ध्यान में आया कि राष्ट्रीय स्तर पे SC ST आयोग है, लेकिन ST की समस्या कुछ विशेष तरह की है, जिसमें वन संबंधी बातें हैं और कुछ पिछड़ापन शिक्षा की बातें हैं। तो उसको लेके सन 2003 में संविधान संशोधन करते हुए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भाजपा ने बनाया, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बनाया। तो ये दो बातें इतनी बड़ी है कि जनजातियों के हक को लेकर, जनजातियों के विकास को लेकर अगर कोई विचार करता है तो वो भाजपा विचार करती है। दूसरा, जब नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में अपनी भूमिका में आए, उसके बाद जनजाति क्षेत्र और वहां की समस्याओं के निराकरण के लिए बहुत सारे कदम उठाए। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पहला तो ये कि जनजाति गौरव दिवस घोषित किया 2021 में। उससे पहले जनजातियों के इतिहास को खत्म करने की षड्यंत्र तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लगातार की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पादरी वेरियर एल्विन और चर्च का एजेंडा लगातार चला, और जो रेड कॉरिडोर है वो लगातार
फैलता चला गया। ऐसा लगता है कि चर्च प्रेरित तो एक वातावरण था, उसको लेके काम हो रहा था। और डीलिस्टिंग मूवमेंट को रोकने का अगर काम कांग्रेस ने किया तो निश्चित रूप से माइनॉरिटी के पक्ष में, विशेष तौर पर चर्च के पक्ष में तत्कालीन कांग्रेस सरकार रही। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने जनजातियों के गौरव को, और जनजातीय गौरव की जब बात होती है तो एक नायक ध्यान में केवल एक ही नायक है जिनको भगवान कहा गया। ऐसा माना जाता है कि झारखंड की वो पहाड़ियां जहां पर उन्होंने आंदोलन खड़ा किया था वो महाभारत से प्रेरित था, रामायण की जो प्रेरणा है सकारात्मक से प्रेरित था, और आनंद पांडे नाम के उनके जो गुरु जी थे उसको लेकर किया था, और उनकी शहादत हुई बहुत बड़ी। लेकिन उन बात को कांग्रेस की सरकारों ने उपेक्षित किया। लेकिन अब नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके जन्म दिवस को बकायदा से बड़े स्थानों पर बड़े आयोजन हुए। और आपको ये भी जानकर हर्ष होगा कि 2023 का जब जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम हो रहा था तो रांची में प्रधानमंत्री जनमन योजना लॉन्च की, और ये जो एकदम कमजोर, एकदम अशिक्षित और एकदम जो आदिम गुणों से संबंधित जो जनजातियां जिसको पीवीटीज कहा जाता है उनको विकास को लेकर थी। और ये 24,000 करोड़ की योजना थी, और वो आने वाले 5 सालों में वहां पर विकास की सारी बातें कार्यक्रम करने के लिए लेकर थी। उसके बाद जब पीएम जनमन योजना की जो अनुभव आया तो लगा कि हाँ कुछ विशेष केंद्रित कुछ विषयों को लेकर काम करना ठीक रहेगा। ऐसा करके धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान चलाया। तो जनजाति क्षेत्र के जितने भी गांव हैं उन सभी गांव में 25 तरह की समस्याएं आइडेंटिफाई किया, 25 योजना, लेकिन उस पर केंद्रित करके उसमें सैचुरेशन के लेवल पर जाना, विकास करना, ये एक योजना चलाई। धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान जो चलाया 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया। तो उसमें टोटल 79,000 करोड़ उसमें इन्वेस्ट हो रहा है। और जनजाति क्षेत्र में सैचुरेशन की स्थिति लाना मतलब जो 25 योजना है, अगर 100 लोगों को वहां लाभ देना तो 100% को देना है सर, एक एक करके टुकड़ों में नहीं देना। तो वो सारी बातें इसमें हुई है। तो ऐसा ध्यान में आता है कि जनजाति क्षेत्र की समस्या केवल जनजाति भी नहीं बल्कि वहां रहने वाला सभी जो सामान्य नागरिक है उन सभी को समस्याओं का समाधान करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जनजाति क्षेत्र जिसको अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं, 5वीं अनुसूची कहते हैं, तो जनजाति विषयों पर केंद्रित राजस्थान सरकार ने भी 1995, 1996, 2007, 2016, 2018 को लेकर एक बड़ी पहल करते हुए क्षेत्र में राजस्थान में जितनी सीटें हैं उसको अनुसूचित क्षेत्र की अलग से सीटें दी हैं, आवंटित की हैं, ताकि वो टोटल राजस्थान में कंपटीशन करने की जगह आपस में शेड्यूल रह के जो कैंडिडेट है वो कंपटीशन करेंगे तो शायद यहाँ के पद भरे रहेंगे। और उसकी वजह से न केवल एसटी को बल्कि एससी को और स्थानीय जो समाज है सभी को लाभ मिला है। तो राजस्थान में और राजस्थान के साथ साथ केंद्र की सरकारों ने जनजाति क्षेत्र के लिए जनजातियों पर केंद्रित बहुत सारी योजना चलाई। मुझे लगता है इन योजनाओं का लाभ ये होता चला जा रहा है कि विकास की गति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और जब विकास की गति आगे बढ़ रही है तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, विशेष तौर पर बीजेपी को लेकर और जो कांग्रेस है उसको लेकर। इस कारण वो एक अलग अलग तरीके से कुछ काम कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद माननीय फूल सिंह जी मीना साहब आपको बताएंगे कि यूडीए और यूडीए से रिलेटेड एक इश्यू आया था, उसको लेकर कैसे बीजेपी ने और हम सब लोगों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के मानगढ़ जाने के बाद एक घोषणा करते हैं कि जो जनजाति बहनें उनको मंगलसूत्र नहीं पहनना, बिंदी नहीं लगाना। ऐसा कौन करता है हिंदू समाज में, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों कहीं पर भी हो, लेकिन ऐसा करते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, अपने सुहाग का प्रतीक है। और मंगलसूत्र और सुहाग और सिंदूर इसको लेकर तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान को ध्वस्त किया। उस बात को लेकर बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि मंगलसूत्र नहीं पहनना। मुझे ऐसा ध्यान में आया सांस्कृतिक रूप से कि मंगलसूत्र जो नहीं पहनते, बिंदी जो नहीं लगाते हैं वो चर्च के लोग होते हैं, चर्च को मानने वाले लोग होते हैं, ईसाई होते हैं। तो क्या बीजेपी ईसाईयत फैलाने का सुविचारित एजेंडा है? ये हम सभी को विचार करना है और ऐसा लगता है कि ये है भी ऐसा। दूसरा, ये क्षेत्र में जो विकास की गति चल रही है, चाहे नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार कर रही हो, चाहे डबल इंजन की सरकार के रूप में माननीय भजनलाल जी काम कर रहे हैं, ये युवाओं को विद्यालय के अंदर से बाहर निकालकर पत्थरबाज बना रहे हैं। वागड़ में कानून व्यवस्था को भंग करने का इनका एक सुरक्षित पूरा लगता है, पूरा एक रचना लगती है। दूसरा, ये देवताओं का अपमान करते हुए लगते हैं। ये जहां पर भी मूर्ति पूजा होती है उसको रोकते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं। इनका एक भंवरलाल नाम का मास्टर है, वो भी करता है, उसको लगाकर बाकी सारे लोग हैं। ऐसा ध्यान में आता है कि इनके बीच में एक नेत्री काम करती है, वो झारखंड के खूंटी जिले से आई है, यहाँ काम करती है और वो स्टेन जे स्वामी की बताते हैं कि उनकी चेली है और वो सारी यहाँ कर रही है, वो ईसाई फैलाने के लिए यहाँ पर आई है।
तो ये जो बीएपी है ये पूरा का पूरा ईसाइयत का एजेंडा है। कुछ और चीजें जब देवताओं का अपमान करते हैं तो कौन करता है? देवताओं का अपमान अभी तक जिन लोगों ने किया है वे केवल एक किताब वाले, केवल एक देवता को मानने वाले, हम लोग सभी विविधता में एकता की बात करते हैं वो लोग हैं। आपने ये भी देखा होगा कि ये लोग जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तब एक काकड़ी डुंगरी का कांड हुआ था। तब राजकुमार रोत और इनकी पार्टी ने एक षड्यंत्र करके काकड़ी डुंगरी का एक कांड किया था जिसमें 2 जनजाति युवाओं को पुलिस की गोली से हत्या कर दी गई थी और पूरा षड्यंत्र करने वाले ये लोग हैं। मुझे ऐसा ध्यान में आता है, मैं माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब और बाकी लॉ एंड ऑर्डर को देखने वाले जितने अधिकारीगण हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ काकड़ी डुंगरी का जो कांड है और उसकी जो फाइलें हैं वो वापस टटोलने चाहिए, जिसमें जो षड्यंत्रकारी लोग थे जिन्होंने अपने राजनीतिक हथियार के रूप में युवाओं को वहां पर इकट्ठा किया था और 2 युवाओं को खत्म कर दिया था, उनकी पहचान करके उनको निश्चित से कोई कानूनी सजा दी जाए। एक आपने ये भी देखा होगा कि ये बीएपी पूरी लुटेरी गैंग हो गई है और राजकुमार रोत इसका सबसे बड़ा सरगना है। ये इकट्ठा करता पैसे और शीश महल बनाता, जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने बनाया था। आदरणीय केजरीवाल जी चले गए और ये अभी वागड़ के केजरीवाल बने हुए हैं। ये लुटेरी गैंग में ये जितने मास्टर हैं, जितने दूसरे नौकरी वाले हैं, उनके हर महीने पैसे लूटते हैं, वसूल करते हैं और जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है उसको रास्ते में से पैसे लिए जाते हैं। मेरे पास इसका सबूत है। राहुल कलासुरा नाम का एक व्यक्ति है, एक विद्यार्थी जो उदयपुर में बीएससी नर्सिंग कर रहा था, उसको फीस भरने के लिए उसकी माँ ने, उसके पिताजी ने मजदूरी करके पैसे दिए थे, वो रास्ते में लूट लिए गए और उसके बाद इनको ढोल नगाड़े और कुछ डीजे बजाने में उन्होंने काम में लिया था, ऐसा उस युवा ने बताया। और कुछ दौरान राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक एमएलए को, बागीदोला से एमएलए जयकृष्ण पटेल को अरेस्ट किया और 20 करोड़ में 11 महीने में 20 करोड़ रुपया वहां से सौदा होता है। उसके बाद 10 करोड़ में सौदा फाइनल होता है। ऐसा लगता है 1 महीने में 1 करोड़ कैसे कमाए, ये सूत्र जो है एक इन्होंने बना लिया। इनकी अर्थशास्त्र को शायद बहुत ज्यादा डिटेल समझना पड़ेगा। उसमें आपने देखा होगा कि बकायदा पैसे लेते हुए एमएलए अरेस्ट हुआ और ये लिडोरी गैंग पैसे तो वसूल कर ही रही है, लेकिन जब पकड़ा जाता है एमएलए, रंगे हाथ में पकड़ा जाता है एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा, तो इनके जो छोटे मोटे जो छुपैया नेता हैं उनको भेज के जांच करवाते हैं राजस्थान सरकार कहीं गलत तो नहीं कर रही है। मुझे लगता है ये लुटेरी गैंग आगे जाकर इस क्षेत्र के विकास को बाधित करेगी। ये सारा आपने देखा है। इसमें लुटेरी गैंग में एक बात और निकल कर आई है, फर्जीवाड़ा इसमें पूरी तरह से। जयकृष्ण पटेल की माँ और इसके पिताजी शिक्षक थे, लेकिन इसकी माँ के नाम पर सरकारी आवास करवाया। उसके बाद 2017 में इन्होंने सिक्किम से डिग्री लाया और एक ही साल में 3-3 डिग्रियां ये लाते हैं। मुझे लगता है इस क्षेत्र में जो फर्जीवाड़ा हुए और जितने पेपर आउट होने की जो षड्यंत्र हुए, काम हुए, इसके कहीं न कहीं तार बीएपी के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। आप देखिए कि कानून व्यवस्था, मेवाड़ बागर को हम बांग्लादेश बना देंगे। बांग्लादेश में वहाँ के कट्टरपंथी तत्वों ने वहाँ की जो राष्ट्रपति है उनको देश के बाहर और वो सारी चीजें सत्ता पलट किया था। तब ये एक घोषणा करते हैं कि हम मेवाड़ बागर को बांग्लादेश बना देंगे। तो बांग्लादेश तो मुस्लिम कंट्री है, तो क्या आप मेवाड़ बागर को कट्टरपंथी तत्वों के हवाले करना चाहते हैं? ये प्रश्न जो है हम सभी को पूछना चाहिए। और ये ऐसा जानकारी भी आया कि इनके सारे जो झंडा बरदार हैं वे कट्टरपंथी तत्व, रेडिकल इस्लाम के तत्व हैं और कुछ लोगों की चर्चा है। समझ के आप लोगों को और ज्यादा डिटेल इसकी बात करनी चाहिए, खोजना चाहिए कि जब 84 का उपचुनाव हुआ था, 84 के उपचुनाव में ये हारते बचे हैं। उस दौरान कई लोगों का अनुभव है कि गल्फ की तरफ से हवाला से इनके पास पैसे आते हैं, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि ये पूरे क्षेत्र को बांग्लादेश बनाने की जो बात करते हैं, रेडिकल इस्लाम के जो षड्यंत्र है, जिन्होंने पहलगाम में भी घटना की है और वह हिंदू धर्म को पूछ कर जो है गोली मारी है और सिंधु गुजारा है। मुझे लगता है इनके तार कहीं न कहीं वहां तक दिखते हैं। कई बार ये आदिवासियों को जो आरक्षण के अंदर आरक्षण कोटे में कोटा की बात जब सुप्रीम कोर्ट ने कही, भारत सरकार ने इसमें चर्चा तो शुरू हुई, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये खड़े हुए। इन्होंने कहा कि हम भीलों को अलग आरक्षण नहीं होने देंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता है, अनुसूचित क्षेत्र में संविधान ये कहता है कि 5वीं अनुसूची के तहत आरक्षण अलग से दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 1996, 1995, 2007, 2016, 2018 में नोटिफिकेशन करके स्थानीय युवाओं को आरक्षण दिया और अब जब कोटे में कोटा के माध्यम से यहाँ के दक्षिण राजस्थान के जो भील है, यहाँ के जो जनजाति समाज के लोग हैं, उनको आरक्षण मिलने का जब एक स्वर्णिम अवसर है कि राजस्थान में मीना जो है वो सारा आरक्षण खींच के ले जाते हैं, ऐसा आप सभी जानते हैं। तो इसमें जब समाधान की बात आई तो राजकुमार रोत कोटे में कोटा का विरोध करते हुए नजर आया। ट्विटर पर इनका सारा डिटेल है, आप देख सकते हैं। और ये इसलिए करते हैं कि इनका जो सलाहकार है, इनका जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो शिवाजी माधोपुर का मिला है। तो कुल मिला के ये
करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र मीणा इनका राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी बातें इसमें आप सभी को ध्यान में है, वो सारी इसमें दिखती हैं। कई बार बहनों को गाली देते हुए नजर आ गए, जो बहनें जो व्रत करती हैं, मनसाला सा व्रत करती हैं, महादेव का व्रत करती हैं, उनको गाली देते हुए नजर आए। और कई बार ये अलगाव को लेकर लगातार बात करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि उन्होंने जब राजकुमार रोत ने सदन में लोकसभा में जब शपथ ली तो भी अलगाव का नारा लगाया था। मुझे लगता है कि ये पूरा एक षड्यंत्र है, जिसमें विस्तृत जांच होनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो काम करते हैं वो एजेंसी को थोड़ा डिटेल करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी हम इस विषय को ले जाएंगे कि कागज भूमि का जो कांड है उसकी फाइल खुले, एनआईए विस्तृत जांच करे कि गर्भ से इनके पास पैसा आता है और ये बांग्लादेश बनाने की जो बात करते हैं उसमें क्यों करते हैं। और बीजेपी के आने के बाद कई लोगों का मानना है कि चर्च की संख्या क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, रातों रात ये कुछ कर रहे हैं, मिशन जयसवा नाम से ये लोग काम कर रहे हैं। और क्षेत्र में साइबर अटैक भी बहुत हुए हैं और डिजिटल अटैक के माध्यम से ये संस्कृति पर लगातार अटैक करते रहे। तो ये सारे जो विषय हैं ये आपके सामने मैंने इसलिए रखा है कि ना केवल डूंगरपुर, ना केवल बांसवाड़ा, बल्कि हमारा जो क्षेत्र है बहुत शांति के साथ लोगों के साथ मिलकर सामाजिक सौहार्द के साथ काम करने वाला है और सामाजिक सौहार्द के साथ काम करते करते विकास को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को खराब करके कुछ लोग, जिसमें विशेष तौर पर बीएमपी की भूमिका ज्यादा है, जो कि बीटीपी का एक नया रूपांतरण है, जिसका सबसे बड़ा जो सरगना है वो राजकुमार रोत है। ये लुटेरी गैंग है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आसपुर और डूंगरपुर, उसके बाद तो आसपास में लोग बात करने लगे हैं, वो कहने लगे हैं कि हम ठगे गए हैं, हम लोगों को वोट देते समय ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन अभी गड़बड़ हो गई है। दरियावत में कल ही मैं वहां जाके आया हूँ, वहां एक लेके आएंगे। और ये भी नजर आता है कि कांग्रेस जो है यहाँ दम तोड़ती जा रही है और जो कांग्रेस के लोग भी कहने लगे हैं कि राजकुमार रोत ने उनको ठग लिया है और वो केवल उनके जो अध्यक्ष हैं केवल गमछा डांस कर रहे हैं और इतनी बातें कर रहे हैं। और आखिरी जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो ये है कि ये जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी, आरएसएस, वनवासी कल्याण आश्रम और विकास के जितने काम हैं और संस्कृति जितने प्रतिमान हैं उनको गाली देने वाला काम करते हैं। और जब कभी भी कोई विकास की बात तेजी से फैलती है और लोगों को लगता है कि विकास अच्छा हो रहा है तो उसको ध्यान भटकाने के लिए कई बार अनल बात करते हैं। उदयपुर में यूडीए का जो विषय, यूडीए के विस्तार में कुछ नई पंचायतों को जोड़ा और लोगों ने उसमें कुछ विषय रखे। भारतीय जनता पार्टी ने विशेष तौर पर हम लोगों ने अपना विषय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है और इस विषय को लेकर माननीय फूल सिंह जी मीणा साहब अभी यूडीएच के माननीय मंत्री जी से मिले। मैं आगे कहूंगा कि ये जो यूडीए वाला विषय उस पर क्या कुछ हुआ है, माननीय फूल सिंह जी मीणा साहब आपको अपडेट देंगे। हमारे पत्रकार बंधु और हमारे लोकप्रिय सांसद और साहब ने जो भी विकास के बारे में और यहाँ हमारे व्यवहार बाबरी के बारे में सारी बात बताई है, मेरे को बताया है कि भाई यूडीए के बारे में मेरे को बोलना है। यूडीए का मैं आपको पत्रकार के माध्यम से, पत्रकारिता माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 2003 से पहले की सरकार ने इस यूडीए को यूआईटी को क्षेत्र बढ़ाया था। उसमें मेरी एक देई माता गांव को भी लिया था, जिसको 20-25 साल हो गया, मगर वहां पर 1 रुपया भी वहां पर पहाड़ी एरिया में नहीं लगाया। ऐसे ही ये अभी पूर्व सरकार, कांग्रेस की सरकार ने यूडीए में लेने का जो ये हमारा प्रॉपर्टी चौकड़िया, नया गुड़ा, पुल्ला गुड़ा और इसको सभी को खांदा को और इसको लिया था, उसका हमने विरोध किया कि ये पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर यूडीए जाने में टाइम लगेगा। हमारा जनजाति परिवार है जो बिला नाम जमीन में अपना आशियाना बना रखा है और वहाँ पर अपना घर गुजारा करने के लिए एक फसल होती है, वो भी उसमें बरसात के दिनों में एक फसल लेकर अपना पेट भरने का गुजारा करते हैं। बाकी वो अपना दिनचर्या के अंदर ये सेट कर रखा है कि 2 आदमी काम यहाँ पर खेती बाड़ी करेंगे, बाकी मजदूरी करेंगे। उदयपुर में मजदूरी नहीं मिलते तो गुजरात में, उधर महाराष्ट्र में दूर जाकर मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं। तो उस यूडीए को लेकर हमने पहले भी विरोध किया, जब कांग्रेस सरकार थी तब भी विरोध किया। अभी जो ये अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ उसी दिन मैंने कलेक्टर
साहब को रात को ही फोन किया और हमारे यूडीए कमिश्नर साहब को भी फोन किया कि ये अगर आप जो ले रहे हो तो ये हमारे आदिवासी एरिया के अंदर उन जनजाति परिवार के साथ में धोखा होगा। तो मैंने दूसरे दिन कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी, यूडीए मंत्री जी को ज्ञापन दिया और हमने एमपी साहब से भी आग्रह किया। एमपी साहब ने भी तुरंत लेटर में लिखा कि भाई ये वास्तव में पहाड़ी एरिया यूडीए के अंदर शामिल करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने भी लेटर दिया। उस लेटर को हमने जो ये 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए तो मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस यूडीए का पूरा राजस्थान का काम देखने वाले अरविंद पोसवाल साहब को मतलब हमारे से मुलाकात करने के लिए कहा और हमने उनको जाकर अवगत कराया। यूडीए मंत्री हमारे जाबर सिंह जी खर्रा साहब वहाँ नहीं थे, बूंदी वो कोई हमारे बिरला साहब के साथ में कार्यक्रम में थे। हम वहाँ पर ये पोसवाल साहब से बात करके वो बूंदी गए तो उन्होंने ये कहा कि बोला कि आपको वापस जयपुर आना पड़ेगा। तो हम 15-20 जने हमारे जनप्रतिनिधि भी थे, संगठन के आदमी भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी हमारे साथ में था और हमने वापस जयपुर जाकर यूडीए के जो मंत्री जाबर सिंह जी खर्रा साहब से बात की। उन्होंने ये कहा कि इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक अरुण चतुर्वेदी साहब को अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बना रखी है, उनसे भी आप मुलाकात करो। तो हमने सभी से मिलकर 17 तारीख को यह सुनिश्चित कर दिया। एमपी साहब का लेटर भी हमारे पास में था, संगठन में हमारे जिलाध्यक्ष जी का भी लेटर था, सभी को लेकर हमने अवगत कराया। तो उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि हम आपके आदिवासी एरिया के साथ में कुठाराघात नहीं होने देंगे। जब ये न्यूज देखकर उनको लगा कि ये तो मामला इनके फेवर में जाएगा, तो कल इन्होंने बाप पार्टी ने हमारे लोगों को गुमराह करके यहाँ लाकर एक दिखावा करने का बहाना लिया, जिसमें जनता उनके साथ में नहीं थी। तो ये जनता पूरे जिले से पता नहीं कहां से लेके आए हैं। वो जनता जो वास्तव में यूडीए प्रभावित क्षेत्र के जो आम जनता उनके साथ में नहीं थी, उनको पता था कि करने वाले भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक, एमपी और संगठन और वहाँ के जनप्रतिनिधि सभी ने जाकर वहाँ पर जयपुर जाकर अवगत कराया कि भाई आप अगर नहीं करोगे तो हमारे साथ में ये कुठाराघात होगा। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। उसी का परिणाम है कि हमारे को इसका फायदा मिलेगा। मगर ये अपनी बात को ऊपर रखने के लिए जो कल यहाँ पर ज्ञापन दिया, इन्होंने देखा कि ये बीजेपी वाले और यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि जो पीड़ा रखते हैं, वहाँ के सरपंच है, उप सरपंच है, नेता प्रतिपक्ष है, वो सब वार्ड पंच है, वो सब हमारे साथ में गए थे। और उसकी वजह से ये हम उसका पहाड़ी एरिया होने के नाते वहाँ विकास नहीं होगा। वो जो हमारे आदिवासी मकान बनाकर रह रहे हैं वो भी विला नाम में होने की वजह से हम उनको मदद करने के लिए मुख्यमंत्री जी से, यूडीए मंत्री जी से और प्रशासक जो हमारे अरविंद पोसवाल साहब हैं उनसे मिलकर आए तो हमारे पूरा आश्वासन दिया गया हम आपके साथ में। धर्म, मजहब, जाति, नस्ल का हो, किसी भी क्षेत्र का, लेकिन भाजपा का बहुत ही स्पष्ट एजेंडा है कि बहुत वाइड स्पेक्ट्रम में काम करते हैं। लेकिन जो बीएपी है उसका चरित्र आपके सामने मैंने रखा, ये केवल चर्च के लिए काम करते हैं और बांग्लादेश वागर मेवाड़ को बनाएंगे ऐसा कहकर ये केवल इस्लामिक जो कट्टरपंथी उनकी धमकी देने का काम करते हैं। इसके अलावा जनजाति समाज इनके साथ नहीं है। ये केवल कुछ शब्दों का प्रयोग करके जयपाल सिंह का जो धर्मांतरित व्यक्ति था, संविधान निर्माता समिति में उसका एजेंडा आगे बढ़ाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे उदयपुर शहर के जिलाध्यक्ष साहब में है, माननीय जसपाल सिंह राठौर साहब आपको संबोधित करेंगे। निश्चित तौर से डबल इंजन की सरकार है, लगातार विकास के काम राजस्थान में हो रहे हैं, भय और अपराध से मुक्त राजस्थान हो रहा है। इन सब को लेकर जिस प्रकार से सांसद महोदय जी ने बताया, जो उपचुनाव के बारे में बताया, उनका धरातल खिसक रहा है। और निश्चित तौर से मैंने आज अखबार में पढ़ा, राजकुमार जी रोज बता रहे थे कि जिस प्रकार से इनका एक सांसद है जयकृष्ण पटेल, एमएलए, समाजवादी एमएलए है, उनके बारे में बताया कि सरकार के दबाव के कारण उनको फंसाया। मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि कानून का ज्ञाता मैं भी हूँ। वो भी एसीबी का मुकदमा दर्ज होता है, सबसे पहले फरियादी के रिपोर्ट ली जाती है, फिर उसके बाद में सारे रिपोर्ट
रिकॉर्ड होता है उनका सत्यापन होता है। और जिस प्रकार से उन्होंने लगभग 10 करोड़ की मांग की, 2.5 करोड़ में सौदा तय हुआ और 20 लाख की रिश्वत की मांग उनके द्वारा की गई। पूरा सत्यापन के बाद, वॉइस रिकॉर्ड के बाद रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये असली चेहरा जनता के सामने आया, चाहे उनका जनाधार किसी का। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से वो बता रहे हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, जो हमारे आदिवासी की बहन बेटियां मांग में सिंदूर भरती है, मंगलसूत्र वो रखती है, लगातार जो प्रहार वो कर रहे हैं और वो जो एरिया है वो अशांति को ले जाने का काम वो कर रहे हैं। निश्चित तौर से मैं मानता हूँ कि उदयपुर शहर के अंदर लगातार ये दूसरी बार उन्होंने रैली की, एक शांत से अशांत बनाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी उसका प्रखर विरोध करती है। निश्चित तौर से आप सब आए सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।